प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है और जो कि आपके बीए थर्ड ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है, समाजशास्त्रीय चिंतक और उनके सिद्धांतों के संदर्भ में, उसका एक बहुत अभिन्न जो हिस्सा है, उस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। अभी तक आपने फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र का कैसे प्रारंभ हुआ, अगस्त कॉम्ट ने क्या किया, कैसे क्या नहीं किया, इस सब के बारे में अगस्त कॉम्ट ने उत्पत्ति की, 1838 में एक विषय के रूप में बनाया, और भी बहुत सी बातें आपने पढ़ी। सेकेंड ईयर में आपने सामाजिक अनुसंधानों के संदर्भ में बात की, सामाजिक समस्याओं मुद्दों के बारे में बात की। आज हम जो बात कर रहे हैं ये एक ऐसा टॉपिक है, ये आपको एक प्रारंभिक जानकारी है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में ही, तो उसकी एक प्रारंभिक जो आपका बिंदु है, स्थान जो है, स्टेप है, वो आपका ये पेपर है, थर्ड ईयर का पेपर है। हम सभी अभी तक ये जानते हैं, और चूंकि अभी हम कोविड-19 महामारी के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में हम लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा एक अल्टरनेटिव हमारा सिस्टम है जिसमें कि हम इस तरह के वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने पहले अपना एक पूरा का पूरा वीडियो इस समाजशास्त्र के उद्भव के ऊपर वीडियो अपलोड कर लिया था और आप लोगों के उस पर दे दिया था। यूट्यूब चैनल पे भी वो, अपने कॉलेज के चैनल पे भी वो आपके पास उसको उपलब्ध है, उसका लिंक भी आप उसमें आप जाके सीधा उसको देख सकते हैं। लेकिन पहले मैंने वो टॉपिक इसलिए डाला ताकि आप उसको पहले एक बार पढ़ लें, उसको सुन लें। पढ़ना भी साथ साथ हो जाएगा, पूरा टॉपिक मैंने उसको लेक्चर दिया हुआ है तो वो आप सुन लें उसको। तत्पश्चात आप उस पर आराम से, जब मैं आपको ये समझाऊं, क्योंकि जैसे क्लासरूम में अब तक हम बात करते आए हैं आमने सामने, अब वो लेक्चर तो संभव नहीं है, तो ये इसी माध्यम से ही सही। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों से कहा था कि उसको पढ़ने के बाद में अगर आपको कहीं कोई संदेह हो रहा है तो उसको आप करें। आप घर पे बैठे, इसका मतलब आप ये ना लगाएं कि पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई हो रही है। ये प्रशासन भी यही चाहता है, सरकार भी चाहती है, और डेफिनेटली हम भी यही चाहते हैं कि पढ़ाई आपकी होती रहे, क्योंकि एग्ज़ाम कभी ना कभी, ये कोरोना जो एग्ज़ाम तो आपका वापस होगा ही होगा। थर्ड ईयर का आप सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट करके थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का तो एग्ज़ाम होगा ही, तो आपको ये सब चीज़ें तो करनी है। तो ये एक घर बैठे आपकी एक तरह से आपको पढ़ाई आपकी हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समाजशास्त्र का प्रारंभ कैसे हुआ, उसके ऊपर मैंने अपने जो नोट्स तैयार किए थे, उसी नोट्स की मैंने पीपीटी बनाई और वही मैंने आपको भेजा था। पहले शब्द जो मैंने शुरुआत की वो मैंने की, उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती है। आप सभी मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, मुझे जानते हैं। मैंने हमेशा ये कहा कि जब भी मैं लेक्चर देता हूँ, हमेशा मेरा लेक्चर एक जैसा नहीं होगा। जब मैंने वो रिकॉर्ड पहले किया तब मेरा लेक्चर अलग तरह से होगा, आज मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरा लेक्चर अलग होगा, और अगली बार जब बात करूँगा तो लेक्चर अलग होगा। लेकिन मेन थीम जो है मोटा मोटी वो इसीलिए ये आपके सामने आ रहा है। उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती है, इस वाक्य से मैंने अपने लेक्चर इस चीज को समझाने का प्रारंभ किया है। क्योंकि जब हम किसी की उत्पत्ति की बात करते हैं, समाजशास्त्र का प्रारंभ कैसे हुआ, औपचारिक रूप से हम सबको पता 1838 में अगस्त कॉम्ट ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन क्या 1838 से पहले समाजशास्त्र पढ़ाया नहीं जाता था क्या, या सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं होता था क्या? ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने भारत की ही बात करें तो रामायण को उठाकर देखिए, महाभारत को उठाकर देखिए, जो हमारे महान महाकाव्य हैं। इसके अलावा और बहुत से वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि जो है, इन सब में अगर आप देखें, या जो लोक कथाएं हैं, किताबें हैं, उनको आप उठाकर देखें, या उस वक्त की जो चीज़ें हैं उनको आप उठाकर देखें, तो उन सब में आपको कहीं ना कहीं सामाजिक घटनाओं का संपूर्ण वर्णन आपको देखने को मिलेगा। फर्क केवल इतना सा है कि एक समाजशास्त्रीय ढंग से या एक विशेष पद्धति के माध्यम से उसका अध्ययन प्रारंभ नहीं किया गया था। और ये केवल भारत में ही नहीं हुआ, ये सभी विश्व में सभी जगहों पर था। केवल भारत में ही समाजशास्त्र के सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं होता था, दूसरी जगहों पर भी होता था। मिस्र में हुआ, यूनान में हुआ, जितनी भी प्राचीन संस्कृतियाँ रही हैं वहाँ पर अन्य विषयों के साथ में सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता रहा है। लेकिन ये सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन हुआ है, ये अध्ययन हुआ है किसके आधार पर? सबसे बड़ा इसका आधार है कि इसमें अन्य घटनाओं के साथ में जोड़कर उन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया।
कहीं पर भी ये नहीं किया गया कि ये घटनाएं जो हैं वो एक प्रकार से अब जो है इसमें सामाजिक एक समस्याओं को सुलझाने में या उस मुद्दे के आधार पर उसको एक व्यवस्थित विषय के रूप में नहीं रखा गया था, लेकिन फिर भी सामाजिक घटनाओं पर लोग अध्ययन करते थे, उनके ऊपर चर्चाएं होती थी, औपचारिक तौर पर नहीं तो दूसरी तरीके से होती थी, अनौपचारिक तौर पर होती थी। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास में ऑथेंटिक रूप से किसी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं है 1838 से पहले तक, इसलिए हमने कहा कि चूंकि उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती है तो हम सामाजिक घटनाओं को जो है उसके भूतकाल में उसमें ढूंढते हैं, इतिहास में ढूंढते हैं, तो हम उसमें कयास लगा सकते हैं अपने तर्क के आधार पर या पुरानी पुस्तकों के आधार पर हम समझा सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हम भारत में समाजशास्त्र के विकास की बात नहीं कर रहे हैं केवल, इसलिए हमने पूरे परिदृश्य को लेते हुए बात की है। और पहली जो लाइन आ रही है, जो पहला वो ये आ रहा है कि सामाजिक घटनाएं आकस्मिक न होकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। दो बातें हो गई, एक उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती है, दूसरा सामाजिक घटनाएं आकस्मिक न होकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। और इन दोनों ही कथनों को सोचकर ही, इनको ही समझकर ही समाजशास्त्र का आरंभ जो है चिंतन के एक निरंतर प्रवाह के रूप में, जैसे नदी लगातार बहती रहती है उसी प्रकार से चिंतन के एक निरंतर प्रवाह के भाग के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने ये वीडियो डाला था तो वैभव ने प्रश्न पूछा था, वैभव ने पूछा था मेरे को व्हाट्सएप पे कि सर ये हम उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं क्या, धर्म के आधार पर बांट सकते हैं, दर्शन के आधार पर बांट सकते हैं, या हम इसको वैज्ञानिक तौर पर उसको उस तरह से अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं क्या। हमारे उसमें सिलेबस में कॉम्ट के 3 स्टेजेस का नियम, त्रिस्तरीय नियम है नहीं अभी सिलेबस में, लेकिन अगर हम कॉम्ट की उस पुस्तक को देखें या कॉम्ट के उस विचारों को देखें विभिन्न अगस्त कॉम्ट के, तो उसमें त्रिस्तरीय नियम भी आएगा। आप लोगों को शायद ये याद हो कि मैंने एक बार एक उदाहरण भी दिया था पिछली कुछ कक्षाओं में शायद कभी, और नहीं है तो अब आज इसको ले लीजिए कि पहले जब प्रारंभिक काल में मानव जब किसी बात की खोज करता था, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की खोज करता था, तो उसमें वो धर्म का आधार लेता था, क्योंकि उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती और आदमी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो क्यों है, क्या है, इसको जानने का प्रयास करता है, तो धार्मिक आधार पर उसकी व्याख्या करता था, उस किसी अलौकिक शक्ति के आधार पर उसकी व्याख्या करता था कि भगवान की इच्छा होती है जैसा होता है, या जो भी वो अपने हिसाब से उस आध्यात्मिक शक्ति को पुकारता होगा उसके आधार पर। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें दर्शन आने लगा कि जो जिया है वो कभी न कभी मरेगा ही। और आज वर्तमान में जब किसी आदमी की मृत्यु होती है तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और वो डॉक्टर सर्टिफाइड करता है कि ये डेथ इस वजह से हुई है। तो अब हम वैज्ञानिक स्तर पर आ गए। तो इस तरह से अलग अलग स्तरों पर अध्ययन की जो है ये तरीका इसमें हमें देखने को मिलता है। समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक विचारक थे उन्होंने यही चीज सोची थी कि समाजशास्त्र जो सामाजिक घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो कोई अचानक से होने वाली घटनाएं नहीं है, बल्कि इन घटनाओं के पीछे भी एक निश्चित क्रमबद्ध एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। और उसी प्रोसेस के माध्यम, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश अचानक नहीं होती, बारिश का अपना एक प्रोसेस होता है, मौसम बदलते हैं उनके अपना एक प्रोसेस होता है, रात और दिन होते हैं उसका अपना एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, अचानक थोड़ी होता है। तो जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती है, बल्कि एक निश्चित प्रोसेस पे चलते चलते क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से चलते चलते एक निश्चित प्रोसेस या प्रक्रिया का परिणाम होती है। केवल उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, और वो जो ज्ञान हुआ जो कॉम्ट से पहले सेंट साइमन करते थे, सेंट साइमन जो कॉम्ट जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, सेंट साइमन भी इसको इसी रूप में बनाना चाहते थे, समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित ज्ञान के रूप में। पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा निश्चित यदि मिल जाएगा आपको। तो सेंट साइमन भी यही चाहते थे, तो कॉम्ट उनसे प्रभावित थे और दोनों ने मिलकर इस तरह से सोचा था। और कॉम्ट चाहते थे कि इसको सामाजिक घटनाओं को भी बिल्कुल व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से, जैसे अन्य विज्ञानों की खोज की जाती है, क्योंकि इसमें हमारे सिलेबस में पुनर्जागरण भी आएगा, फ्रांस की क्रांति भी आएगी। अब आप सोचेंगे सर फ्रांस की क्रांति और पुनर्जागरण का समाजशास्त्र से क्या संबंध है, ये तो इतिहास के विषय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पुनर्जागरण और फ्रांस की क्रांति इत्यादि से उनको, या जो औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, उसका इससे क्या लेना देना है, वो भी उसमें आता है। तो उसका मतलब ये है कि उस दौरान जो समय, जबकि समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में रखा जा रहा था, और इसके तीसरे चरण में मैं बात करूंगा तब वो टॉपिक फिर से आएगा, ये बातें फिर से आएगी, उसमें
समय ऐसा बदल गया कि लोगों की सोच बदल गई। विशेषकर यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के पश्चात ऐसी अवस्था आ गई जबकि लोगों के दिमाग में ये आ गई कि अब ये धर्म और दर्शन के आधार पर तर्क ज्ञान नहीं प्राप्त करना है हमें और उस ज्ञान की उनकी उसकी कोई महत्वता भी नहीं रही। उस वक्त विज्ञान एक नया चीज आ रही थी जिसमें क्रमबद्ध तरीके से टू द पॉइंट बात की जाती थी, एकदम सटीक उत्तर निकले रहे थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भाप के आविष्कार, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, बिजली का आविष्कार हुआ और भी बहुत सी चीजें हुई। तो एक विज्ञान, एक नई चीज सामने आ रही थी। लोगों को लगा अगर विज्ञान के आधार पर कोई बात कर रहा है तो ये ठीक है, ये बात में दम है। और समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक जनक रहे, जो समाजशास्त्र को अलग विषय के रूप में रखे, वो चाहते थे कि इसको भी एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसका अध्ययन किया जाए। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था समाजशास्त्र की प्रकृति, क्या वो विज्ञान है या नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग, क्योंकि मैंने ही उन सारी चीजें आपको बताई हैं, तो उस चीज को आप याद कीजिए। तो समाजशास्त्र की प्रकृति, तो वो चाहते थे कि समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जाए और उसी आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र को 1838 में रखा। लेकिन 1838 से पहले क्या था, वो है समाजशास्त्र का उद्भव। आज मैं बिल्कुल क्लासरूम की टीचिंग की तरह बात कर रहा हूं। आज मैं कोई वीडियो की तरह आपको नहीं समझा रहा हूं, बिल्कुल जैसे क्लासरूम में टीचिंग होती है। फर्क केवल इतना ही है कि यहां मेरा चेहरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इंप्रूव करूंगा, अपना फ़ोन चेंज करूंगा और जल्दी ही आपको चेहरे सहित आपको ये टॉप जो है, आपको ये वीडियो दिखाई देगा। पर उसमें एमबी ज़्यादा लग जाती है, तो कई बार हो सकता है मैं इसी तरह से वीडियो करूं। पर आप इसको इंटरेस्ट लें इसमें, और न केवल इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई करें, बल्कि जो प्रश्न आपके दिमाग में, मजा तब आएगा जब आप अपने प्रश्न मुझे देंगे, तब मुझे पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना सुना है इसको। तो अपने प्रश्न पूछें या मुझे फीडबैक दें अपना। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप, क्योंकि इसमें तो मैंने ग्रुप में तो मैंने मैसेज बंद कर रखे हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के मैसेज आते हैं। कोई हाय हेलो कर रहा है, जय जाट, जय वो, ये नहीं चलेगा। आप मेरे पर्सनल ग्रुप पे डालें, मैसेज डालें और अपना फीडबैक दें कि ये आपको कैसा लग रहा है और इसमें आपको कितना समझ में आ रहा है। तो अब हम समाजशास्त्र के उद्भव के, तो हमने केवल अध्ययन के किताबों में भी आपको दिखाई देगा, और यही है कि हमने अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से उसको अलग अलग चरणों में बांटा है। किताबों में भी इसीलिए अलग से चरणों में बांटा है। बाकी कोई स्पष्ट इसकी कोई चरण रेखा नहीं है कहीं पर लिखी हुई है कि साहब ये यहाँ तक ये हुआ, यहाँ तक ये हुआ, इस तरह से नहीं। केवल जो प्रारंभिक घटनाओं का लोगों ने अध्ययन किया, समाज वैज्ञानिकों ने अलग अलग समाजों में, उस घटनाक्रम के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर जो बदलाव आए, उसके आधार पर उन्होंने उसको चरण माना है। तो इस रूप में हम समाजशास्त्र के उद्भव का प्राथमिक चरण पर बात करते हैं। और जैसा कि इसमें लिखा है मैंने स्पष्ट तौर पर कि प्राचीन काल से ही ग्रीस, रोम, भारत, चीन व अरब देशों में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अनेकों स्वरूपों में होता रहा है और इसके ठोस प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार पश्चिमी समाज में समाज संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ यूनानी विचारकों से हुआ। जहां तक उनकी जानकारी रही, जहां तक उनके पास में तथ्य उपलब्ध रहे, तो उन्होंने कहा यूनानी विचारकों से इसका प्रारंभ हुआ है। हालांकि दूसरी जगहों पर भी हुआ होगा, ऐसा नहीं केवल वहीं हुआ होगा, और भी जगहों पर, लेकिन जो तथ्यात्मक उनके पास में आंकड़े उपलब्ध थे उस आधार पर वो बात करते हैं। और यहां पर वो उदाहरण देते हैं प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, क्योंकि प्लेटो का जो काल है वो है 427 से 347 ईसा पूर्व। मैंने आपको पहले भी अपनी क्लास में एक बार समझाया था। ईसा पूर्व जब आता है, यानी कि ईसा समय को, काल को बांधने के लिए या उसको गणना करने के लिए उन लोगों ने, जो यूरोपियन समाजों ने या पश्चिमी समाजों ने जो उसमें दिया है, वो ईसा के जन्म के पश्चात और ईसा के जन्म के बाद, यानी कि ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, यही बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो ये आप उसमें आप देखिए ईसा के जन्म से पूर्व और ईसा के जन्म के बाद के काल, इस तरह से उन्होंने गणना की, तो इसलिए ईसा पूर्व ये शब्द आता है बार बार। तो प्लेटो की पुस्तक जो है रिपब्लिक, और इसमें आप देखिए ईसा पूर्व में हमेशा ऊपर से नीचे की क्रम में सन देखे जाते हैं, यानी कि 427 से 347 ईसा पूर्व, तथा अरस्तु ने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स जो 384 से 322 ईसा पूर्व में इन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों में इन्होंने, ये मतलब ये तो उनका काल है, पुस्तकें इन्होंने अलग समय में लिखी है, ये उनका काल रहा है। इस काल के दौरान उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उसमें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में या सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं व घटनाओं का व्यवस्थित विवरण उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन सामाजिक घटनाओं का उन्होंने अध्ययन जो एक समाजशास्त्र, एक अलग विषय के रूप में तो उन्होंने नहीं किया था,
लेकिन उन्होंने फिर भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया। यहाँ पर हम भारत की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत का टॉपिक बिल्कुल अलग आएगा। भारत में समाजशास्त्र का विकास जब आएगा तब हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे। अभी हम भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल विश्व परिदृश्य में जहाँ समाजशास्त्र की नींव कैसे पड़ी उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सामाजिक जीवन से संबंधित प्लेटो और अरस्तू की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में, और आपको और कुछ नहीं करना है। ये जो मैंने आपको टॉपिक दिया और जिस तरह से मैंने ये पीपीटी तैयार की है, आप केवल इसको सही अक्षर से उतार लें आपके उत्तर के लिए। हालांकि इसमें जहाँ ये जो बिंदु है ये आपके लिए समझ लीजिए आपके नोट्स है, आपको इसमें एक अक्षर भी ऊपर नीचे नहीं करना है। मेरी गारंटी है आपका ये प्रश्न बिल्कुल उत्तर आपका सही होगा। तो इस रूप में उन्होंने विभिन्न समस्याओं घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। पारिवारिक जीवन, स्त्रियों की स्थिति, रीति रिवाजों व परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया। प्लेटो तथा अरस्तू के बाद सामाजिक अध्ययन के अध्ययन में समाजशास्त्र के विकास में लुक्रेशियस नामक एक विद्वान का नाम आता है, जो कि ईसा पूर्व 96 से 55 ईसा पूर्व इसमें उनका भी नाम आता है। साथ में सिसरो, मार्कस ऑरेलियस, सेंट ऑगस्टाइन आदि का भी उल्लेखनीय योगदान है। यानी कि अगर आप इस घटनाक्रम को पूरा देखें, इस चरण में इसको मैंने पूरा समराइज करके एक तरह से आपको पूरा एब्स्ट्रैक्ट दे दिया है। अब आपको अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आज तक आप लोगों को पता है मैं क्लास में नोट्स नहीं लिखाता था, केवल लेक्चर देता था और पॉइंट्स बता देता था। यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से पूरे नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं। आप इसी को पूरा का पूरा उत्तर को लिख लें और उसी आधार पर उसको समझ लें। अब समाजशास्त्र के उद्भव का जो द्वितीय चरण है उस पर मैं अगली बार लेक्चर दूंगा। आज के लिए काफ़ी है।